नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों का नव्या के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नया अध्याय जिसका नाम है एक्जिलरी वर्ब। बहुत सारे विद्यार्थियों ने हमारे वेब पोर्टल के ऊपर हमारे को सुझाव दिए थे कि सर एक्जिलरी के ऊपर एक नया चैप्टर बनाइए जिसके द्वारा हमारे को हेल्पिंग वर्ब और एक्जिलरी के बीच में विस्तृत जानकारी प्राप्त हो सके कि एक्जिलरी वर्ब क्या होती है और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो एक्जिलरी वर्ब को समझाने से पहले मैं आपको एक फॉर्मेट समझाऊंगा, एक स्लॉट के बारे में जानकारी दूंगा और उस स्लॉट के माध्यम से आप एक्जिलरी वर्ब को अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कि जो क्रिया होती है वो दो प्रकार की होती है। वर्ब को हम दो प्रकार से उसको डिवाइड करते हैं। पहला होता है लेक्सिकल वर्ब, दूसरा होता है एक्जिलरी वर्ब। जो लेक्सिकल वर्ब होती है उसे हम हिंदी में कहते हैं शाब्दिक क्रिया, सामान्य क्रिया। इसे हम दूसरी भाषा में ऑर्डिनरी वर्ब भी कह सकते हैं। उसी तरह से एक्जिलरी वर्ब को हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। ये तो इसके दो प्रकार हो गए। हम लेक्सिकल वर्ब के बारे में जानते हैं कि लेक्सिकल वर्ब क्या होती है। जो भी क्रिया हम टेंस में यूज करते हैं मेन वर्ब के रूप में, मुख्य क्रिया के रूप में, जैसे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, जैसे कि गो, वेंट, गॉन, गोइंग एंड गोज। ये जो वर्ब होती है, जो फॉर्मेट है मेन वर्ब के, इनको हम लेक्सिकल वर्ब कहते हैं। और अगर आप लेक्सिकल ना बोलना चाहें तो आप इसे ऑर्डिनरी वर्ब भी कह सकते हैं, सामान्य क्रिया भी कह सकते हैं। ये तो हो गई मेन वर्ब। अब हम पढ़ते हैं सेकेंड पार्ट जो कि होता है एक्जिलरी वर्ब। एक्जिलरी वर्ब होती है तीन प्रकार की, ठीक है। इसके तीन प्रकार कौन कौन से होते हैं वो समझिए आप। इसके तीन प्रकार होते हैं। एक तो होता है प्राथमिक सहायक क्रिया, जैसे इंग्लिश में कहते हैं प्राइमरी एक्जिलरी वर्ब। दूसरी होती है मॉडल सहायक क्रिया और तीसरी होती है मार्जिनल वर्ब, सीमांत क्रिया। ये तीन प्रकार की एक्जिलरी आपके वर्ब होती है। अब इनका अध्ययन करना यहाँ पे क्यों आवश्यक है उसके बारे में आपको विस्तृत रूप से जानकारी दूंगा कि हम इन्हें यूज क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, किस प्रकार इनका प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले आप सभी को ये समझना है कि प्राइमरी और मॉडल और मार्जिनल में क्या फ़र्क होता है तो तीनों एक्जिलरी, पर इन तीनों में फ़र्क क्या होता है। देखिए, टेंस से जुड़ी समस्त सहायक क्रिया को, टेंस में जो भी एडिशनल वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है, उन्हें हम कहते हैं प्राइमरी एक्जिलरी वर्ब। जैसे कि डू, डच, डिड, वॉच, वर, हैज, हैव, हैड, शेल, विल, ईटीसी। इनको हम कहते हैं एडिशनल वर्ब। इन्हें हम कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब क्योंकि ये टेंस में प्रयोग की जाती है। दूसरी होती है मॉडल एक्जिलरी वर्ब। मॉडल से जुड़ी सहायक क्रिया को हम मॉडल से रिलेटेड वर्ब कहते हैं। ये कौन कौन सी होती है? मस्ट, शुड, वुड, कुड, मे, कैन, ईटीसी। आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। तीसरी होती है मार्जिनल एक्जिलरी वर्ब। ये कौन सी होती है? जैसे डेयर टू, यूज टू एंड नीड टू। इन तीनों को मार्जिनल वर्ब कहा जाता है। ये तो हो गए इसके तीन प्रकार एक्जिलरी के। अब मैंने आपको शुरू में बताया था कि आज हम पढ़ रहे हैं एक्जिलरी वर्ब क्या है, तो आपको इसको डीपली समझाया जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए कि जो एक्जिलरी वर्ब होती है और जो एडिशनल वर्ब, जो एसोसिएट वर्ब होती है, सहायक क्रिया जिसे हम कहते हैं, जो टेंस के अंदर प्रयोग की जाती है, उन दोनों में हमको फ़र्क समझना है। वो फ़र्क क्या है? देखिए, जो प्राइमरी एक्जिलरी वर्ब होती है वो तो टेंस रिलेटेड होती है। टेंस में जितनी भी सहायक क्रिया होती है वो सारी प्राइमरी एक्जिलरी वर्ब होती है। जैसे डू, डच, इज, आरम, जो कि मैंने आपको इसके बारे में पहले बता दिया। एग्जाम्पल देख सकते हैं, आई एम गोइंग। एम आया तो एम ये सहायक क्रिया है। इसके बाद गोइंग, मेन वर्ब के अंदर आईएनजी लगा दिया। क्या बात है यहाँ पे? बात यहाँ पर यह है कि हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ में मेन वर्ब का प्रयोग किया, तो उसे हम कहते हैं प्राइमरी एक्जिलरी वर्ब, जो कि हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हमें पढ़ना क्या है? डेफिनेट प्राइमरी एक्जिलरी वर्ब। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब आप डेफिनेट प्राइमरी एक्जिलरी वर्ब यूज करते हैं तो वहां आपको ये जो टेंस वाली होती है उनकी सहायक क्रियाओं में से किसी का सिलेक्शन करना होता है। मेन वर्ब आप चूज नहीं करेंगे, मेन वर्ब का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आई एम डॉक्टर, यहां पर भी एम आया सहायक क्रिया के रूप में। ये एम है, ये यहाँ पे एक्जिलरी वर्ब है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हम मेन वर्ब का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। याद रखिए, डेफिनेट
प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब का मतलब क्या होता है, जहां मेन वर्ब का प्रयोग नहीं हो रहा है और मेन वर्ब के स्थान पे हम जब सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, सहायक क्रिया को मेन वर्ब के तौर पर मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसे हम प्राइमरी डेफिनेट एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। और आज हम उसी चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। तो मैंने आपको समझा दिया कि सहायक क्रिया यानी कि एडिशनल, एसोसिएट और जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसमें और एक्सिलरी वर्ब में क्या फ़र्क होता है। ये फ़र्क होता है कि जब हम टेंस की हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं तो वो होती है प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, और टेंस की हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर हम मेन वर्ब का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो वो कहलाती है एक्सिलरी वर्ब। कौन सी? डेफिनेट प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। वो कौन कौन सी होती है? वो होती है आपके हैज, हैव, हेड, वाज, वर, इज, आर, एम। ये 6 प्रकार की होती है। इनके बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे और वो भी डीपली अध्ययन करेंगे कि कैसे इनका प्रयोग किया जाता है, कहाँ मेन वर्ब नहीं होती है तो हम इसका प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे इज, आर, एम का प्रयोग करेंगे। ठीक है कि इज, आर, एम का प्रयोग कैसे किया जाता है। देखिए बच्चों, जब हम इज, आर, एम का प्रयोग डेफिनेट प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब के रूप में करेंगे तो इसका हिंदी अर्थ होता है इज का। इज का हिंदी अर्थ होता है, होता है, होती है, रहता है, रहती है। और आर का हिंदी अर्थ होता है, होते हैं, रहते हैं, और एम का होता है हूं। याद रखिएगा, मैं दोबारा समझा रहा हूं, जब भी आप इसका प्रयोग करोगे मेन वर्ब का प्रयोग बिल्कुल नहीं करोगे। याद रखना क्यों? क्योंकि इसे हम कहते हैं डेफिनेट प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, जो कि टेंस की हेल्पिंग वर्ब से अलग होती है। कैसे? एग्जाम्पल देखिए, मैं गरीब हूं, आई एम पुअर। एम के साथ पुअर लगाया, मेन वर्ब नहीं आ रही है। हम सब दुखी हैं, वी ऑल आर सैड। आर लगाया, आर हेल्पिंग वर्ब है लेकिन मेन वर्ब नहीं आ रही है। वह भूखा है, ही इज हंग्री। इसके बाद मेन वर्ब नहीं लगा रहे हैं। मैं व्यस्त होता हूं, आई एम बिजी। एम के बाद मेन वर्ब नहीं आ रही है। आम मीठे होते हैं, मैंगोज आर स्वीट। आर के बाद मेन वर्ब नहीं आ रही है। दुकान रविवार को बंद रहती है, शॉप इज क्लोज ऑन संडे। यहाँ पर आर इज के बाद हम मेन वर्ब नहीं लगा रहे हैं। इसी तरह से वह दुखी रहती है, सी इज सैड। इसके बाद मेन वर्ब नहीं लगा रहे हैं। ये जितने भी एग्जाम्पल है इनका प्रयोग इज, आर, एम के अनुसार करेंगे। याद रखना, फिर दोबारा समझा रहा हूँ, इज, आर, एम का प्रयोग हम यहाँ पर डेफिनेट प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब के रूप में कर रहे हैं, न कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में कर रहे हैं। अगर हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसका प्रयोग करते तो इनके साथ मेन वर्ब डेफिनेटली आती, लेकिन हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। तो ये एक आपको चीज़ समझनी है। अब इसका दूसरा प्रयोग समझते हैं। दूसरा प्रयोग होता है इसका वाजवर के अनुसार। हम वाजवर का प्रयोग कैसे करते हैं? जब हम वाजवर का प्रयोग करते हैं डेफिनेट प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब के अनुसार तो इसका हिंदी अर्थ कैसे होता है समझिए। वाज का हिंदी अर्थ होता है था, थी, रहता था, रहती थी, होता था, होती थी। और वर का हिंदी अर्थ होता है थे, रहते थे और होते थे। एग्जाम्पल देखिए, हम खुश थे, वी वर हैप्पी। वर के बाद नो मेन वर्ब। मैं गुस्से में था, आई वॉज एंग्री। वर के बाद नो मेन वर्ब। वे दुखी होते थे, दे वर सैड। वर के बाद नो मेन वर्ब। स्कूल रविवार को बंद रहती थी, स्कूल वाज क्लोज ऑन संडे। वाज के बाद नो मेन वर्ब। तो आप समझ सकते हैं कि हम यहाँ पर डेफिनेट प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब के रूप में वाजवर का प्रयोग कर रहे हैं। और जब वाजवर का प्रयोग करते हैं तो याद रखिएगा हम वहाँ पे मेन वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके बाद लास्ट एंड फाइनल हम पढ़ते हैं हैज, हैव और हेड का प्रयोग। याद रखिएगा, जब डेफिनेट प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब के रूप में हम हैज, हैव, हेड का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर भी मेन वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। और याद रखना, हैज, हैव, हेड का प्रयोग क्यों करते हैं? जब हम किसी संज्ञा को अपना अधिकार स्वरूप, उसे स्वामित्व के रूप में, उस पर अपना राइट्स दिखाने के लिए, अपना हक जताने के लिए इसका प्रयोग करते हैं तो उस समय हम हैज, हैव का प्रयोग करते। अब आप इसके एग्जाम्पल देखिए। हेज का मैं आपको बता रहा हूँ हिंदी अर्थ होता है के पास है या का है। हेव का के पास है, का है। और हेड का के पास था और का था। अब इन दोनों में थोड़ा फर्क देखिए। हेज, हेव का प्रयोग हम करेंगे प्रेजेंट के टाइम के अनुसार। जो वर्तमान समय होता है वहाँ हम हेज, हेव का प्रयोग करेंगे और हेड का प्रयोग करेंगे भूतकाल यानी पास्ट के अनुसार। आप कुछ एग्जाम्पल देखिए, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। जैसे उसके पास एक कार है,
ये प्रेजेंट समय यानी कि वर्तमान समय का वाक्य है। उसके पास कार है, एक अधिकार दिखा रहे हैं हम। जब हम किसी का अधिकार दिखाते हैं, किसी का स्वामित्व पे हक जताने के लिए प्रयोग करते हैं, तो उस समय हम हैज हैव हैड का प्रयोग करते हैं। उसके पास कार है, ही हैज ए बिग कार। मेरे पास एक बड़ा प्रोजेक्ट है, आई हैव ए बिग प्रोजेक्ट। उसके पास कुछ रुपया था, उसके पास कुछ नहीं था, ही हैड नथिंग। हमने हेड का प्रयोग किया क्योंकि था आया, के पास था आया, इसलिए हमने हेड का प्रयोग किया। उसके पास कोई काम नहीं है, ही हैज नो वर्क। यह आपका प्रेजेंट का सेंटेंस है। हमारे पास योग्यता नहीं थी, ही हैड नो एबिलिटी। हेड का प्रयोग किया क्योंकि यह पास्ट का सेंटेंस है। अब समझना है, पता है आपको, एक बार क्या हुआ था, एक बच्चे का नाम था, उसका नाम था मनोज। तो मनोज ने मुझसे पूछा कि सर आप मुझे बताइए कि आप ये एक्सिलरी समझा रहे हैं, तो आपने हैज हैव के साथ तो थर्ड फॉर्म का प्रयोग तो किया ही नहीं। बाकी हम कई किताब में देखते हैं थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो मैंने उसको क्या समझाया कि थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम उस समय करते हैं जब हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में उसका प्रयोग करते हैं। हम एक्सिलरी यूज कर रहे हैं, और एक्सिलरी का मतलब होता है जब भी आप हैज हैव का प्रयोग करेंगे, हेड का प्रयोग करेंगे, हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग नहीं करेंगे। आप अगर हैज हैव हेड को हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, तब आपको थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, लेक्सिकन वर्ब का आपको प्रयोग करना है। वाज वर्ब के साथ में हमेशा आईएनजी आता है, लेकिन वाज वर्ब अगर आप एक्सिलरी के रूप में प्रयोग कर रहे हैं तब आप मेन वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे, वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी नहीं आएगा। अगर आप इज आरएम का प्रयोग कर रहे हैं तो वहां भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक्सिलरी के अकॉर्डिंग यूज हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर ये चैप्टर आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप इस वीडियो को, इस अध्याय को जितना ज़्यादा हो सके अपने विद्यार्थियों में शेयर कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।